Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with the Cold War chapter number 1. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोल्ड वॉर क्या है, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था. आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं, द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स. टू पावर ब्लॉक्स जो इमर्ज हुआ उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द टू सुपर पावर इमर्ज्ड, यूएसए एंड सोवियत यूनियन. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू सुपर पावर्स इमर्ज. वन इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड अनदर वाज यूएसएसआर यानी सोवियत संघ. तो ये दो पावर्स उभर करके आए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड बिटवीन दिस टू एलाइज सिस्टम. और चूंकि इन दोनों को इसलिए सुपर पावर माना जाने लगा क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और इस न्यूक्लियर वेपन के चलते दोनों एलाइज के रूप में उभरे. और जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज थी, खास करके यूरोप की, वो या तो यूएस के साथ या फिर यूएसएसआर के साथ यानी सोवियत संघ के साथ या अमेरिका के साथ वो एलाइज बनाने लगे. जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो या तो अमेरिका के ग्रुप में चले गए या फिर सोवियत संघ के ग्रुप में चले गए. तो द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड बिटवीन दिस टू एलाइज सिस्टम. और ये दो एलाइज सिस्टम में पूरा जो यूरोप था वो खास करके डिवाइड हो गया. अ स्टेट वाज सपोर्टेड to remain tied to his protective superpower to limit the influence of the other superpower. अब ये क्यों जाते थे, क्यों एलाइज बना लेते थे छोटे स्टेट्स जो थे? एक तो वो सुपर पावर था क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन थे इन दोनों कंट्रीज के पास. और दूसरी बात थी कि दूसरे जो एक के पास जाने के बाद वो दूसरे से प्रोटेक्ट हो जाते थे. यानी कि ए स्टेट वाज सपोर्टेड रिमेन टाइड टू हिज प्रोटेक्टिव सुपर पावर. मतलब एक जिसके साथ उनकी टाई हो जाएगी वो सुपर पावर उनका ध्यान रखता था, उनका ख्याल रखता था. और टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर, जो दूसरा ग्रुप होता था एलाइज, उससे वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता था. यानी कि एक ग्रुप दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे. तो इस कारण से एक ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद दूसरे से उसको प्रोटेक्शन मिल जाया करता था. द स्मॉलर स्टेट लिंक फॉर देयर ओन पर्पस. ये जो छोटे स्टेट्स थे ये इनका अपना निजी स्वार्थ भी था, अपने ओन पर्पस के लिए ये जुड़ते थे उनसे. एक तो सिक्योरिटी का पर्पस होता ही था इनका, साथ में और भी बहुत सारे पर्पस थे जो इनके साथ एलाई करने के बाद उनके सॉल्व होते थे. तो the small state linked for their own purpose and got the promise of protection. प्रोटेक्शन की प्रॉमिस तो उनको मिलती ही थी, जो यूएस हो या यूएसएसआर हो उसके तरफ से. जिस भी एलाइज के साथ जो स्टेट जाता था उसको सबसे पहला चाहिए था कि प्रोटेक्शन उसको मिल जाता था. वेपन्स, अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ अगर उसकी लड़ाई होती है उस कंट्री की, तो उसको सुपर पावर की तरफ से वेपन्स भी दिए जाते थे लड़ने के लिए. एंड इकोनॉमिक एड्स, और उसको इकोनॉमिक एड्स भी मिलता रहता था उसके ग्रुप में बने रहने के कारण. तो ये तमाम कारण थे जो एक छोटे स्टेट को किसी इन दो सुपर पावर में से एक को के साथ एलाइज बनाने में मदद करता था. और इससे उनके एक ही नहीं कई पर्पस सॉल्व हो जाते थे. दिस सिस्टम डिवाइड द इंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंपस. ये जो सिस्टम वर्ल्ड में चला कि दो ग्रुप्स हो गए, दो ब्लॉक्स बन गए, तो ये इसने पूरे यूरोप को और धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने ग्रुप में लेना शुरू कर दिया. और भी कंट्रीज इनसे जुड़ती चली गई एलाइज के रूप में. द डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप. सबसे पहले ये डिवीजन यूरोप में हम लोगों को देखने को मिला. तो मोस्ट कंट्री ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, जो यूरोप का वेस्टर्न साइड है, अभी मैप में भी हम लोग देखेंगे इसको, वेस्टर्न साइड जो है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कंट्रीज थी यूरोप की वो ज़्यादातर यूएस के साथ गई,
यूएस के साथ उन्होंने एलाई कर लिया अपना, तो वो यूएस के ग्रुप में चली गई। तो दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विथ यूएस। ये जो वेस्टर्न साइड की कंट्री थी यूरोप की, वो सारी कंट्री लगभग चली गई यूएस के ग्रुप में। एंड दोज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन द सोवियत। और जो ईस्टर्न साइड में थी वो सारे सोवियत संघ के साथ चली गई। तो इस तरह पूरा यूरोप जो है दो भागों में डिवाइड हो गया। हम लोग देखते हैं दे वर कॉल्ड एज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एलाइज, और इसको हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न एलाइज के रूप में जानते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग जरा मैप पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति उस समय बनी थी यूरोप में। इसमें जो येलो से कंट्रीज दिख रही हैं वेस्टर्न साइड में, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो उस समय यूएस के साथ चली गई थी, और जितनी भी रेड कलर में दिख रही हैं वो ग्रुप जो था वो सोवियत संघ के साथ मिला हुआ था। तो ये मैप उस समय का कोल्ड वॉर का बताता है कि किस तरह से यूरोप दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक में। द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। जो वेस्टर्न अलायंस था, यानी कि जो अलायंस यूएस के साथ था, उसने अंततः आगे चलकर एक संगठन तैयार कर लिया अपना, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिया उन लोगों ने, और दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज नोन एज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। और इसको हम लोग आज भी नाटो है और हम लोग उसको नाटो के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। तो इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। इसके अंदर 12 देश थे उस समय जब ये फॉर्म हुआ 1949 में। उस समय इसमें लगभग 12 देश थे, which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them। और इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इन 12 कंट्री में से किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी कंट्री अगर अटैक करती है तो उसको पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक माना जाएगा, और ये जो 12 कंट्रीज़ हैं ये मिलकर रिटेलिएट करेंगी, उसका जवाब देंगी, है ना। तो ऐसा एक संगठन नाटो तैयार हुआ जिसमें 12 देश थे, और इनका ये कहना था कि इन 12 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर कोई भी अदर कंट्री, जो कोई अमेरिकन कंट्री हो या फिर बाहर से एशियन या कोई अदर कंट्री हो यूरोपियन, अगर वो उस पर अटैक करती है तो उसको ऐसा माना जाएगा कि उसने पूरे नाटो पे अटैक किया है, और पूरा नाटो मिल करके उसका जवाब देगा। तो द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वास्को पैक्ट वाज लेड बाय सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन कैसे, जब ये नाटो बन गया तो सोवियत यूनियन कैसे चुपचाप बैठा रह सकता है। उसने भी एक संगठन तैयार किया जिसको हम लोग वास्को पैक्ट कहते हैं, वाज लीड बाय सोवियत यूनियन, और इसको सोवियत संघ ने लीड किया। इट वाज क्रिएटेड इन 1955, यानी कि 5-6 साल बाद ये एक मोर्चा भी तैयार हो गया, एक ग्रुप तैयार हो गया बाय सोवियत यूनियन, और इसको कहा गया वास्को पैक्ट। एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटो इन यूरोप। और इनका मेन मकसद था, ये इसलिए फॉर्म किया गया कि नाटो, अगर किसी के ऊपर, नाटो में से कोई भी देश इस अलायंस के ऊपर अगर आक्रमण करते हैं तो ये मिल करके जवाब देंगे। यानी नाटो के अपोजिट एक ग्रुप तैयार किया यूएसएसआर ने, यानी सोवियत यूनियन ने, और उसका नाम दिया वास्को पैक्ट। तो दोनों तरफ से जो कोल्ड वॉर का पीरियड था, इसमें दोनों ओर से एक स्टेप अगर उठाता था कोई दोनों में से, तो दूसरा भी उसका जवाब तुरंत देता था। ये एक नियम सा बन गया था इस दौर में। इन ईस्ट एंड साउथ एशिया, इन वेस्ट एशिया एंड द यूएस बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो। अब एशिया में भी कदम रखना यूएस ने शुरू कर दिया था। तो यूरोप के लगभग कंट्रीज जो थे वो 2 भागों में विभाजित हो चुके थे, या तो वो नाटो के रूप में थे या
पैस्को के रूप में सोवियत संघ के साथ थे। तो अब इन्होंने एशिया के ऊपर फोकस करना शुरू किया यूएस ने, और उसने साउथ एशिया और वेस्टर्न एशिया को मिलाकर, ईस्ट एशिया को मिलाकर एक संगठन तैयार किया जिसको हम लोग सीटो कहते हैं, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीटो के नाम से जानते हैं। एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रो, और एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जिसको हम लोग सेंट्रो जानते। यानी दो ग्रुप एशिया में भी फॉर्म हो गए जो यूएस की तरफ, यूएस के ग्रुप में थे। अब इसके जवाब में सोवियत संघ को भी आना ही था। तो सोवियत संघ ने क्या किया, द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड। अब इसके खिलाफ उनको रिस्पॉन्ड करना ही था, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बाय हैविंग क्लोज रिलेशंस कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। इन्होंने नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ इराक और नॉर्थ वियतनाम को अपने पाले में कर लिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टेप, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन यूएस की तरफ से फॉर्म होता था तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यूएसएसआर की तरफ से यानी सोवियत यूनियन की तरफ से फॉर्म हो जाता था, और टक्कर दोनों में बराबरी की थी, और दोनों अपने अपने सुप्रीमेसी को वर्ल्ड में कायम रखना चाहते थे। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द colonial power such as Britain and France were worried that they would lose their freedom as soon as they gain formal independence. कुछ कंट्री उस समय ऐसी थी जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था, यानी 1945 के बाद के दौर में उनको इंडिपेंडेंस मिला, और उनको ऐसा लगा कि अगर वो इन दोनों में से किसी भी अलायंस को ज्वाइन करते हैं तो उनका अपना जो आधार है इंडिपेंडेंस का, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी उन्होंने इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया है, और जैसे ही वो किसी अलायंस से जुड़ेंगे तो उनका इंडिपेंडेंस तो फिर ऐसे ही चला जाएगा। उनकी ये भावना रही कि जैसे यूएस के ग्रुप में ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा कि अगर हम लोग यूएस के साथ ज्वाइन करते हैं, तो इंडिया को लगने लगा कि यूएस के साथ ज्वाइन करते हैं तो मेरा फ्रीडम जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन जिसका गुलाम रहे हैं वो भी उसी अलायंस में है। तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ ने जो उस समय आज़ाद हुए, जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, तो इन कंट्रीज़ को लगने लगा कि एक अलग ग्रुप बनाई जानी चाहिए। और उस समय जब ये चल रहा था तो जो पहले से ग्रुप्स थे, यानी कि यूएस का ग्रुप और यूएसएसआर का ग्रुप, ये दो ग्रुप्स थे, उनमें भी विभाजन देखने को मिल रहा था, उनमें भी क्रैक्स देखने को मिल रहा था। आइए उसको समझते हैं कि क्रैक्स एंड स्प्लिट विद इन द अलायंस वेयर क्विक टू अपीयर। तो उस समय कुछ स्प्लिट्स देखने को मिले कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो इन अलायंस को छोड़ करके बाहर निकले। तो उनको ऐसा, जो नए कंट्रीज थे, उनको ऐसा लगने लगा कि पता नहीं उसमें रह पाएंगे हम लोग या नहीं रह पाएंगे, उसमें सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत उनके सामने थी। जैसे कि चाइना क्वारल्ड विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s, और जैसे कि जानते हैं कि यूएस के ग्रुप में चाइना भी था, और चाइना ने 1950 में रशिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एंड इन 1969 दे फाउट ए ब्रीफ वॉर ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। एक टेरिटरी के डिस्प्यूट के लेकर चाइना और सोवियत संघ में ठन गई, और 1969 में उन्होंने एक युद्ध भी लड़ा। तो इस तरह देखने को ये मिल रहा था कि नहीं चाहते हुए भी ग्रुप्स स्प्लिट भी हो रहे हैं, और उनमें खुद में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये जो कंट्रीज़ जो अभी अभी जिनको आज़ादी मिली थी, अभी ठीक से उनका कंट्री स्टेबल भी नहीं हुआ था, वो उनको ऐसा लगने लगा कि अभी अगर हम लोग इन अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं और इन अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं, तो हो सकता है कि उनके फ्रीडम फिर दोबारा से चला जाए, वो गुलाम हो जाए। तो ऐसी भावना रही। तो उन कंट्रीज़ ने क्या किया, द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन अलाइन मूवमेंट। और उसी समय उन लोगों ने मिल करके, जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड नेशन के नाम से एक पूरा अलायंस बनाया। उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया जिसको हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं, कि ये किसी के साथ, दोनों में से किसी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं किया इन्होंने, और अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया,
जो कि तीसरा ग्रुप था वर्ल्ड का, विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। और इस तरह जो नई कंट्रीज थी उनको एक मौका मिल गया कि वो, एक ऑप्शन और भी है कि अगर यूएस के साथ नहीं जाना चाहते हैं, यूएसएसआर के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो वो नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य बन सकते थे और एक तीसरा जो है ग्रुप तैयार हो गया था वर्ल्ड में। तो अब वर्ल्ड जो है वो 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक यूएस का ग्रुप हो गया था, एक यूएसएसआर का ग्रुप हो गया था, और एक नैम ग्रुप जो था, वो नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज का जो ग्रुप एक तैयार हुआ, वो एक बड़ा सा ग्रुप वर्ल्ड में तैयार हो चुका था। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड उस समय 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। इसको एक मैप से हम लोग देखेंगे, तो आइए देखते हैं मैप को। इसमें, इस मैप में हम लोग देख रहे हैं कि 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं हमको। येलो यूएस और उसके एलाइज, और रेड में सोवियत यूनियन और उसके एलाइज, और ग्रीन में जो नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य देश थे उनका ये अलाइन था। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 3 कलर्स में पूरा वर्ल्ड मैप दिख रहा है हमको, और यही कोल्ड वॉर के समय की स्थिति थी कि 3 भागों में वर्ल्ड जो है वो विभाजित हो गया था, डिवाइड हो गया था। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो क्यों इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे थे, इसके पीछे क्या कारण थे। ये हम लोगों ने पढ़ा कि उनको अपनी लालच जो थी कि वेपन्स मिल जाएंगे या इकोनॉमिक एड मिल जाएगा, ये सारे कारण थे। और दूसरी बात थी कि डर था उनको कि कोई दूसरी जो सुपर पावर है वो कहीं उनके ऊपर अटैक ना करे। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे जो स्टेट्स थे ये इन दोनों ग्रुप्स में एलाइज बनाने लगे। लेकिन क्या इन 2 सुपर पावर्स जो थे उनको भी इनकी ज़रूरत थी? अब ये सवाल हम लोग देखेंगे कि इन छोटे स्टेट्स को तो ज़रूरत थी इनकी, लेकिन क्या इन 2 सुपर पावर्स को भी इनकी ज़रूरत थी, इन छोटे स्टेट्स की? क्यों ये एलाइज बनाते जा रहे थे इतना ज़्यादा? तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि वाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी एलाइज। क्यों इनको एलाइज की ज़रूरत थी? इन छोटे छोटे, इनमें तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, छोटे छोटे से स्टेट्स थे, तो ये तो सुपर पावर थे, इनको क्या ज़रूरत थी इन छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाने की? तो द स्मॉलर स्टेट्स वेर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स। ये बहुत हेल्पफुल थे सुपर पावर्स के लिए। ये चीज़ें हम लोग को समझनी है कि इस गेनिंग एक्सेस टू, और इससे क्या उनको फ़ायदे होते थे, इसको अब हम लोग इन 4 पॉइंट्स में समझेंगे। वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। ये जो छोटे छोटे कंट्रीज थे इनके पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी कि ये मिनरल्स को या ऑयल्स को जो है, जो रिसोर्स ग्राउंड के नीचे है, उनको एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी में इन बड़े बड़े सुपर पावर्स की मदद लेते थे, और बदले में ये एक बड़ा अमाउंट इन तेल का और इन मिनरल्स का वो अपने पास रख लेते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था इन सुपर पावर्स को कि वो हेल्प भी करते थे और उसके बदले वो बेनिफिटेड भी होते थे। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। ये अपने वेपन्स और ट्रूप्स को कहीं से भी लॉन्च कर सकते थे। मान लीजिए कि किसी देश से लड़ाई हुई और उसके बगल का कोई एक कंट्री है जो यूएस का साथ है, तो यूएस अपनी ट्रूप्स को वहाँ उस कंट्री में बिठा देगा। तो अब एक डर उस कंट्री को हो जाएगा कि बगल में यूएस आर्मी आ चुकी है, कभी भी अटैक हो सकता है उसके ऊपर। तो इस तरह के एक प्रेशर को माउंट करने के लिए ये सुपर पावर्स जो हैं वो इन छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ एलाइज कर रहे थे और इनको अपने में मिला रहे थे। और जैसे कि हम लोगों ने मिसाइल क्राइसिस के बारे में देखा, क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस के, किस तरह यूएसएसआर ने अपना लॉन्च पैड वहाँ बना लिया क्यूबा को, और ठीक यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ में क्यूबा में मिसाइलें, न्यूक्लियर वेपन रख दिया, और इस तरह से यूनाइटेड नेशन जो है वो प्रेशराइज्ड हुआ। तो इन छोटे छोटे एलाइज का बहुत फ़ायदा था इन सुपर पावर्स को। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे वुड स्पाई ऑन ईच अदर,
और ये लोग इन छोटे छोटे जो एलाइज थे इनके थ्रू अपने जो एनिमीज थे उनके ऊपर जासूसी कर सकते थे नज़दीक से, तो ये सुविधा भी उनको प्राप्त थी। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मेनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। ये लोग क्या करते थे कि जो छोटे छोटे जो स्टेट्स इनके एलाइज थे वो उनको अगर किसी से डर लगता था कि कोई बगल का उनका कंट्री है वो उस पर अटैक ना करते, तो ये जो सुपर पावर्स हैं ये अपने मिलिट्री ग्रुप को वहाँ पे भेज देते थे और वो मिलिट्री ग्रुप का पूरा एक्सपेंसेस जो है वो छोटी सी कंट्री उठाती थी। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी आर्मी रख सकते थे और इसके लिए वो कैपेबल बन जाते थे, क्योंकि छोटे छोटे जगहों पर इनके कई ट्रूप्स रखते थे ये, और उनका खर्च जो है वो अदर कंट्रीज उठाया करते थे। They were also important for ideological reasons that democracy and capitalism were better than socialism and communalism और vice versa। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि ये छोटे छोटे जो स्टेट्स थे ये सुपर पावर्स के लिए बहुत काम के थे और इनसे वो बहुत बेनिफिट्स उठाते थे। इसके अलावा एक आइडियोलॉजिकल भी वॉर चल रहा था साथ साथ में कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अच्छी है या सोशलिज्म या कम्युनलिज्म अच्छा है, तो इसमें एक टसल भी देखने को मिल रहा था और इसके बेस पर भी कंट्रीज अलग अलग थी। तो बच्चों उम्मीद है आपको द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ये जो दो पावर ब्लॉक्स वर्ल्ड में इमर्ज हुए इन द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में जाना है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।